दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। हिमाचल में कर्मचारियों का मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। चुनावों से ऐन पहले हिमाचल में कर्मचारी सियासत नई अंगड़ाई ले रही है, जहां एक तरफ सरकार के शेष चंद दिनों में ज्यादा से ज्यादा मसले हल करवाने का प्रयास हो रहा है, वहीं मांगे पूरी ना हो पाने पर क्या नीति अपनाई जाएगी, इसकी रूपरेखा भी तैयार है। आइए जानें क्या है हिमाचल में कर्मचारी तबके की उधेड़-बुन। कर्मचारी अब करेंगे ऐसा। बिल्कुल। तो जैसे देखिए, ओपीएस के लिए आंदोलन चले हुए बहुत लंबा समय हो गया, वैसे 6 साल हो गए ऐसे चले हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से या कई महीनों से ये आंदोलन निरंतर अपना रंग जमाए हुए हैं। बिल्कुल। अब हर किसी का एक सवाल होता है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति है। सही है। सवाल ये होता है कि ओपीएस को लेके होगा क्या। बहुत से लोगों को जिनको ओपीएस का पता नहीं था, वो भी अब जान चुके हैं कि ये मसला है। जी राजेश, सवाल बहुत हैं, लेकिन कई सारे सवालों का जो भविष्य को लेके उठ रहे थे, उनका जवाब आज दे दिया जो एनपीएससीए है, जी, जो संघर्ष कर रहा है संगठन ओपीएस के लिए, उनके अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने। बिल्कुल। क्या कहा राजेश उन्होंने? बिल्कुल सही अग्निहोत्री जी के 2 तरह के सवाल थे एनपीएस के संगठन को लेकर। पहला सवाल तो ये था कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो एनपीएस के जो क्रमिक अनशन चला हुआ है उसका होगा क्या, और दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि अब जो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष चल रहा है उसका क्या होगा, क्योंकि अगर सरकार के स्तर पे कोई बातचीत शुरू नहीं होती है या बहाली का ऐलान नहीं होता है तो कर्मचारी फिर करेंगे क्या, क्योंकि कानूनी बाध्यताएं भी बीच में आ रही थी। आज एनपीएस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर राजधानी शिमला में थे अग्निहोत्री जी, और वहां उन्होंने इन दोनों ही सवालों के जवाब दे दिए। पहली चीज तो ये कि एनपीएस का जो उन्होंने ये कहा है कि क्रमिक अनशन जो है वो जिस दिन प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, घोषित हो जाएगी, उस दिन के बाद क्रमिक अनशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा, ये संघर्ष ओपीएस की बहाली तक चलता रहेगा। और एनपीएस का संगठन, दूसरे सवाल का उन्होंने जवाब दिया है कि जो एनपीएस का संगठन है अब वो करेगा क्या, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनावों के दौरान जो वोट फॉर ओपीएस की कॉल उन्होंने दी है, उसी वोट फॉर ओपीएस की कॉल पर ये संगठन एनपीएस का कायम रहेगा। और वही अपील कर्मचारियों से की जाएगी कि इस बार का वोट अपनी पुरानी पेंशन की बहाली को देखकर उस राजनीतिक दलों के समर्थन को करें जो भी राजनीतिक अनुसार बिल्कुल ओपीएस दे सकता है। तो जो एक तरह से आशंकाओं के बादल थे, आज उन्होंने पूरी तरह से हटा दिए हैं। क्रमिक अनशन खत्म होगा, संघर्ष चलता रहेगा। अग्निहोत्री जी, ये बड़ी बात है राजेश। देखिए, संघर्ष चलता रहेगा, और उन्होंने किसी पार्टी का नाम लेने से मना किया। वहां पे उन्होंने कहा कि जी हम कर्मचारियों पे छोड़ देंगे, किसे वोट देना चाहते हैं। सही भी है, वो खुद भी सरकारी कर्मचारी हैं और बात भी कर्मचारियों की हो रही है, कुछ आपके रूल्स भी होते हैं। सही है राजेश, कल प्रधानमंत्री साहब 2 रैलियां संबोधित करेंगे। बिल्कुल। पीछे भी बहुत उम्मीद थी उनसे, और बिलासपुर में जब वो लूणू में थे तो उन्होंने एक बार पेंशन का जिक्र भी छेड़ा। वो सामाजिक सुरक्षा का हुआ, हालांकि उस समय पे तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि लीजिए कमाल हो गया। बिल्कुल। कल फिर से प्रधानमंत्री होंगे, और जैसा हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि शायद कल ये चुनावों से पहले उनकी अंतिम रैली होगी हिमाचल में, या जनसभा होगी, जैसे भी आप कहिए। राजेश, कितनी उम्मीद है कर्मचारियों को और एक्सपर्ट्स को भी कि कल अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ओपीएस का जिक्र करेंगे? जी बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत सारी आशाएं प्रधानमंत्री के इस दौरे से टिकी हुई हैं, क्योंकि दो जनसभाएं प्रधानमंत्री कल करने जा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ऊना में किस तरह का ऐलान करते हैं, नजरें एनपीएस के कर्मचारियों की इसी पे है, और फिर उसके बाद उनका रुख, एक तरह से आशाओं का रुख चंबा की तरफ हो जाएगा जब प्रधानमंत्री वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका तो सीधा एनपीएस के कर्मचारियों को एक उम्मीद है। आज प्रदीप ठाकुर भी कह रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा
दुख दर्द समझ के प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली का ऐलान कर देंगे। दो तरह की आशाएं इस प्रधानमंत्री के दौरे से जग रही हैं अग्निहोत्री जी। राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मसले थे जो उन्होंने बड़े आसानी के साथ हल कर दिए, या प्रदेश के लिए चाहे बल्क ड्रग पार्क की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हो, या फिर ऊना हमीरपुर जो रेलवे लाइन की बात एकदम से निकल आई, शिलान्यास तक होने जा रहा है उसका। वंदे भारत का किसी को पता नहीं था, वंदे भारत ट्रेन का किसी को पता नहीं था कि इस तरह का, मतलब इस तरह की सौगातें जब मोदी है तो मुमकिन है कि नारे की तरह एकदम से जब आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती है, तो वही उम्मीद अब एनपीएस के कर्मचारियों को पीएम के इस दौरे से है। अगर इसको हम एनपीएस संगठन की तरफ से देखें तो उन्होंने तीन तरह की चीजें एक तरह से देखी हैं, या प्रदेश सरकार को कहिए, क्योंकि चुनावी ये दौर चल रहा है। चेतावनी भी एक तरह से है कि प्रदेश में 1.5 लाख या 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच एनपीएस के कर्मचारी हैं, और पेंशनर और कर्मचारी दोनों का आंकड़ा प्रदेश में करीब करीब अगर वोट हम देखें तो ये वोट बैंक 13 लाख के आसपास हो जाता है। चेतावनी भी है कि इसको एक तरह से हैंडल करिए, ओपीएस की बहाली करिए। आंकड़े उन्होंने दिए हैं अग्निहोत्री जी कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 3000 के आसपास कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। और अगर हम पिछले 23 विधानसभा क्षेत्रों का आंकड़ा उन्होंने रखा, जिसमें यह कहा कि जीत और हार जो कैंडिडेट की हुई वो 1 और 2000 के वोटों के अंतर से जीत और हार हुई है। तो 3000 कर्मचारी एक विधानसभा क्षेत्र में है, तो अहमियत कर्मचारियों की बहुत ज्यादा है। तीसरा, उन्होंने आग्रह भी किया है कि जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें आसानी के साथ अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली कर सकती हैं, तो फिर हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ कहां खड़े हैं, कहां बंधे हुए हैं। और उन्होंने अपील भी की है अग्निहोत्री जी, एक तरह से अपील उन्होंने ये की है कि वो अपने जो अभी ये जो चुनाव आ रहे हैं वो फिर वोट फॉर ओपीएस के तहत जितने भी कर्मचारी हैं अपने वोट के साथ साथ अपने परिवार का और रिश्तेदारों का वोट भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए वो वोट करें। तो ये उनके कहने का अर्थ था, क्योंकि चुनावी साल में दबाव की पॉलिटिक्स हावी हो रही है अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है राजेश कि अगर सरकार इस मुद्दे पे हामी नहीं भर रही है तो क्या ऐसा विश्वास है सरकार को कि चाहे कुछ हो जाए हम तो जीत ही रहे हैं? उत्तराखंड सबसे बड़ा उदाहरण है इसमें राजेश। बिल्कुल। और राजेश, अगर सरकार की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, तो कर्मचारियों के बहुत से मसले सरकार ने हल किए। हम इस मंच से बार बार ये चीज़ कहते हैं, जो है वो है। पेंशनरों के मसले हल हुए हैं, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी जो है वो लगभग 150 रुपया, 140 रुपये अगर प्रिसाइसली बोले तो इस सरकार के कार्यकाल में बढ़िया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मसले फिर भी बचते हैं, जो कि मुख्यमंत्री साहब बोल भी चुके हैं एक से अधिक बार कि बचे रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी मसले खत्म हो पाए। जी सही। ओपीएस तो खैर बहुत ही बड़ा है, अगर उसको अलग हट के रखे राजेश। पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, या जब भी हुई, पिछले कल ही हुई थी ना? यस बिल्कुल राजेश। उसमें कुछ मसले संबोधित हुए कर्मचारियों के, कुछ रह भी गए। जल्दी से जरा बताइएगा कि किन मसलों पर उम्मीद थी, थोड़ा जल्दी से राजेश। बिल्कुल सही है, बहुत सारे कर्मचारियों के मसले हैं अग्निहोत्री जी जो जिनको उम्मीद थी। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं, पे जो नया स्केल सरकार ने दिया है उसकी अनोमली अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, क्लास 3 का ये स्केल सरकार से मांग रहे हैं। एसएमसी के शिक्षक हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बराबर सैलरी का इशू इनका है। वेटरनरी पंचायत असिस्टेंट है, प्रदेश में लंपी वायरस के कहर के बीच काम कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मसले लटके हुए हैं। एचआरटीसी कंडक्टर्स की कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही है। कंप्यूटर टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, इनकी भी एक तरह से इन्होंने संघर्ष की धमकी सरकार को दे रखी है। इसके अलावा डीए और एरियर, ये ऐसे मसले हैं कर्मचारियों के, जो कर्मचारियों को आप देखिए कि लगातार 4 बैठकों से कर्मचारी मंत्रिमंडल की बैठकों से लगातार इनके हल होने की एक तरह से उम्मीद लगाए रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके बीच में कुछ बयानबाजियां इन कर्मचारियों के मसलों को लेकर हो जाती हैं, फिर उनकी उम्मीद जगती है, और जब मंत्रिमंडल में चर्चा नहीं होती है तो फिर आक्रोश इन वर्गों में नजर आने लगता है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा, कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या भी है। सरकार शायद वहां भी पूरा ध्यान लगाना चाहती है जी। हम बात कर्मचारियों की ही करें राजेश, 14 अक्टूबर को फिर से मीटिंग है, सही है, कैबिनेट मीटिंग है, और अब तो ये माना जा रहा है कि सचमुच अंतिम ही कैबिनेट मीटिंग होगी, क्योंकि अब किसी भी पल जी आचार संहिता लागू हो सकती है। हालांकि खैर ये बार 2-4 बार ऐसा कहा जा चुका है। सही। अब राजेश, क्या लगता है आपको, कर्मचारियों का कुछ होगा इस मीटिंग में? क्यों? क्योंकि देखिए कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, 13 अक्टूबर को, 14 को मीटिंग है। सही है। पिछली मीटिंग याद कर लीजिए, बिलासपुर में थे प्रधानमंत्री, अगले दिन कैबिनेट मीटिंग हुई थी। सही है। बिना एजेंडा के हुई थी। सही है। तो क्या लगता है आपको 14 तारीख की कैबिनेट मीटिंग को लेकर
कर्मचारियों के नजरिए से? बिल्कुल सही है। देखिए, ये लगातार तीसरी मीटिंग होने जा रही है अग्निहोत्री, जो बिना एजेंडा के जिसके होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो कल शाम तक प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हिमाचल सरकार भी व्यस्त होगी, मंत्री और मुख्यमंत्री सभी व्यस्त उसमें होने जा रहे हैं। फिर राजधानी का रुख चंबा से शिमला वैसे भी दूर है, और फिर उसके बाद जब राजधानी रुख करेंगे तो फिर मंत्रिमंडल की ये बैठक है। अभी तक अगर हम देखते हैं तो कुल्लू का पिछले कल आप देख लिए 11 तारीख को जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1000 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास एक ही दिन में एक ही जगह से जो किए थे, अभी उनको ही एक तरह से जो ऐलान या 2 विधानसभा क्षेत्रों का जो उन्होंने दौरा किया था, वहां जितनी भी घोषणाएं हुई हैं फिर उनको ही मंत्रिमंडल की एक तरह से मुहर लगने जा रही है। कर्मचारियों के लिहाज से देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज कर्मचारियों के हैं, क्योंकि डीए को लेकर लगातार कर्मचारी कह रहे हैं कि 7% का जो डिफरेंस हो गया है, फिर अगली सरकार की फॉर्मेशन तक यानी कि जनवरी तक कर्मचारियों को फिर इस एक तरह से उम्मीद बिल्कुल जग नहीं रही है कि सरकार इस पे फैसला ना ले सकती है ना फिर लेगी। तो कर्मचारियों को यह लग रहा है कि डीए पे और एरियर पे सरकार जल्द से जल्द फैसला ले ले, क्योंकि एरियर का मसला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। उसी तरह डीए का भी केस है, क्योंकि पैसे का दिक्कत इसमें आ रही है। तो उम्मीद है एरियर और डीए को लेकर इस कैबिनेट में कुछ ना कुछ होगा। अग्निहोत्री जी, राजेश, चुनाव के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं ना, 2-3 जो हैं, कर्मचारी, महंगाई, तीसरा बेरोजगारी है। अब आप इसको तीसरा कह लीजिए, पहला कह लीजिए, दूसरा कह लीजिए, पर पहले 3 में तो मुद्दा शामिल है। क्या लगता है कल या फिर परसों, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, परसों मंत्रिमंडल की बैठक है जी, ये मुद्दा संबोधित होगा? खैर देखिए, एक तरह से तो कहा जा चुका है कि जी बल्क ड्रग पार्क खुलेगा तो वहां पे हजारों नौकरियां, मेडिकल डिवाइस पार्क, हजारों नौकरियां, रेलवे लाइन बनेगी, अगर मान लीजिए हमीरपुर तक बनती है, कितना समय लेती है अलग बात है, भविष्य की बात है, सरकार का भी उसमें हिस्सेदारी होगी, वो कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये प्रश्न भविष्य का है जी। पर क्या ये इशू कल संबोधित या परसों संबोधित होगा सरकार की ओर से? क्या लगता है? बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियां अग्निहोत्री जी कल 2 हैं, और दोनों ही रैलियों में जाहिर तौर पे वो करेंगे, क्योंकि जो बल्क ड्रग पार्क है 30,000 नौकरियों की बात कही जा रही है, और फिर मेडिकल डिवाइस पार्क में 10,000 नौकरियों की बात कर रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी नौकरियां हैं प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, लेकिन असली जो दिक्कत है वो जो हमारे सरकारी क्षेत्रों में, बोर्ड और निगमों में जो 68,500 से ज्यादा पद खाली जो चल रहे हैं, वो पद सरकार कब भर रही है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और वो पद भरेगी हिमाचल प्रदेश सरकार, और वो मंत्रिमंडल की बैठक में कितने पद सरकार नोटिफाई करेगी, किस पे कितने पे मोहर लगने जा रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि प्रदेश में 8,90,000 बेरोजगार, रजिस्टर्ड बेरोजगार इस वक्त है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने सही कहा, मुद्दा चाहे तीसरे नंबर का चाहे पहले नंबर का, सवाल बहुत बड़ा है कि कितनी नौकरियां निकलेंगी, परसों पता चलेगा। अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही राजेश। और देखिए, माहौल जो बनता है ना इलेक्शन का, उसमें यूथ का, यंगस्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, और बहुत सारे लोग इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं। सरकार को ये तथ्य पता है, हम इतना मानते हैं।